शायद भाई ये इलेक्शन कई तरह की जो है वो मैसेज दे के गया। और जिस तरह से बात की जा रही है कि हिंदू फंडामेंटलिस्ट या मैं कहूँ कि एक कट्टरपंथी सोच जिस तरह से हिंदुओं की या मुस्लिम्स में भी कुछ ऐसी लीडरशिप जो इस तरह की सोच रखने वाले मुस्लिम्स की या उस तरह की बात करने वाले, आपने कहा कि दोनों को ही सबक मिला, तो वो क्या परिस्थितियाँ रहीं, कौन से लीडर हैं ऐसे जिनको आप समझते हैं कि एक मैसेज इस जीत हार का उनके लिए गया? देखिए, बेसिक बात यह है, जो जहाँ से बात शुरू होती है, हिंदुस्तान की आवाम हमेशा से डेमोक्रेटिक रही है, हमेशा से सेकुलर रही है। वक्ती तौर की बात अलग है, कोई किसी मुद्दे पे आके भड़क जाए या भड़का दिया जाए, ये बहुत क्षणिक बात है। लेकिन आम बात यह है कि यहाँ की जो आवाम है वो बहुत ही शांति प्रिय, मोहब्बत वाली है और गंगा जमनी तहजीब की यहाँ की आवाम है। कुछ कभी कभी किसी मुद्दे को लेके लोग उछालते हैं, बात करते हैं, तो उसके चक्कर में आवाम आ जाती है, लेकिन फिर अपनी जगह आ जाती है। पिछले 30 सालों से हटकर ये चुनाव था। जब से अयोध्या का मसला शुरू हुआ था, ताला बंद होना, ताला खुलना, तब से मसला शुरू होता है। और ये पहला इलेक्शन है कि लोगों ने उन भावनाओं से हट के इलेक्शन लड़ा। वो पूरे अगर मुल्क की बात करी जाए तो मुल्क में भी उससे हट के बात करी। कहीं अयोध्या में एजेंडा हारा है तो हैदराबाद में भी घट के आधी रह गई हैं। और लंबे समय से आसाम में वहाँ भी हार हुई है और हाईएस्ट वोटों से जीत हुई है। खालिस अयोध्या की बात नहीं है। आज आवाम जो है वो अपने बेसिक मुद्दों पर आई है। उसको रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है, उसको अमन और शांति की ज़रूरत है, उसको भाईचारे की ज़रूरत है, उसको मोहब्बत की ज़रूरत है। तो ये इलेक्शन इन्हीं मुद्दों को लेकर हुआ है। उसे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबको अधिकार दिए गए हैं उसकी ज़रूरत है। जिस तरीके की भाषा बोली जा रही थी वो हिंदुस्तान की आवाम ने उसको नकार दिया है। यूपी की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है इस इलेक्शन में। हालांकि असेंबली इलेक्शन दोनों हार गई, लेकिन पार्लियामानी इंतखाबात में ये जो एजेंडे जिस मुद्दे पे पिछले 2 इलेक्शन में बातें की जा रही थी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो और खुल के चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या पीएम मोदी हो, उन्होंने इस बार भी हिंदू मुस्लिम फैक्टर को अपने स्पीच का हिस्सा रखा। और योगी आदित्यनाथ तो लगातार इस चीज़ पर बोलते ही रहे, चाहे वो बुलडोज़र हो, चाहे मंदिर हो, पाकिस्तान हो, आतंकवादी हो, ये सारी चीज़ों को लेके और रिजर्वेशन को, सबसे बड़ी चीज़ कि मुस्लिम्स को रिजर्वेशन ये पार्टी आएगी तो दे देगी। इन मुद्दों का असर सबसे ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी का जो प्रदर्शन पिछली बार रहा था कि तकरीबन क्लीन स्वीप कर दिया था यूपी में और सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आए थे, इस बार वो फैक्टर नहीं काम किया। आपको क्या लगता है? या फिर जो आपकी पार्टी ने या मैं कहूँ अखिलेश यादव ने जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया और सारी बिरादरी ज़ात बिरादरियों का एक समीकरण बनाया, एक आंकड़ा था, क्या फैक्टर सबसे ज़्यादा काम किया? देखिए, टिकट भी, अच्छे टिकट भी तब काम करते हैं जब आवाम साथ आती है। आवाम ने नफ़रत के एजेंडे को नकारा है और हमारे एजेंडे को, मोहब्बत के एजेंडे को, कॉन्स्टिट्यूशन के एजेंडे को, रोज़गार के एजेंडे को और जो भुखमरी है, जो यहाँ की जीडीपी है, जो यहाँ की हिंदुस्तान की जो बड़ी संस्थान हैं, जो उनको बेचने की बात है, उनको ख़त्म करने की बात है, सारे मुद्दों पर यह इलेक्शन हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन पे था, ये रोज़गार पे था, ये रिजर्वेशन पे था। चाहे आंध्र प्रदेश ही हो, आंध्र प्रदेश में भी जो अभी चंद्रबाबू नायडू आए, इन्होंने भी कहा कि हम मुसलमान को आरक्षण देंगे। अब निश्चित आरक्षण की बात करते हैं। अब क्या नकारने वाले पसमानदा तबके को और पिछड़े जातियों को और पिछड़े लोगों को अगर सहूलत मिलने की बात है, उनको नकारने वाले लोग क्या उनकी इस बात को मानेंगे? तो दोनों तरफ की बात है। वो संविधान को ख़त्म करने वाले भी हैं, आरक्षण को ख़त्म करने वाले भी हैं, और आरक्षण तो अपने आप ख़त्म है। अगर आरक्षण की बात करें तो वो तो अपने आप ख़त्म है। जब नौकरी ख़त्म हो जाएंगी तो आरक्षण तो अपने आप ख़त्म हो गया। जब हिंदुस्तान में नौकरी ख़त्म हो गई, आप बैंक को ले लें, आप रेलवे को लें,
अब जो बड़े बड़े संस्थान हैं, अब LIC खुले, दुनिया भर की जो नौकरी, बड़े संस्थान नौकरी देते थे, जो हिंदुस्तान के बड़े संस्थान थे जो नौकरी देते थे, उन सब में नौकरी ख़त्म हो गई तो आरक्षण तो अपने आप ख़त्म हो गया। अब तो IAS IPS भी अपने आप बना रहे हैं। तो क्या जो एजेंडा अब तक वो IPS IAS बनाने का था, जो पिछले कई महीनों से, सालों से चल रहा था, क्या अब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू उसको स्वीकार करेंगे? ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। इस गठबंधन का कितना भविष्य आपको दिखता है? क्योंकि NDA ने सारे जो इनके दूसरी पार्टी थी, अलाइंस थी, उन्होंने मिलकर एक साथ चुनाव तो लड़ा, लेकिन अब जब ये स्थिति आ गई, हालांकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद जो आंकड़ा चाहिए 272 का, वो नहीं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर पूरा करते। उसमें इनको गठबंधन की ज़रूरत है और अगले 5 साल तक अगर सरकार चलानी है तो इनको अलाइंस के साथ रहना पड़ेगा। कितना आपको लगता है कि ये साथ रह पाएंगे? क्योंकि जहाँ तक आइडियोलॉजी की बात है, या फिर जैसा PM मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो सुनते नहीं हैं, वो तो अपनी करते हैं, या 1-2 लोग ही ऐसे हैं जो निर्णय लेते हैं, और ये अंदर खाने उनकी पार्टी में भी ये चीज़ें लोग मानते हैं। लेकिन क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, जो कि अपने अपने स्टेट की भी पॉलिटिक्स करते हैं और वहाँ पर बहुत मजबूत हैं और सरकार चला रहे हैं, क्या वो सेंटर की राजनीति में उतने प्रभावी ढंग से अपने एजेंडे को लागू कर पाएंगे, या फिर उनको बीजेपी के पीछे ही चलना पड़ेगा? देखिए, आइडियोलॉजी 2 अलग अलग हैं। सरकार अलग चीज़ है, 2 आइडियोलॉजी अलग चीज़ है। आइडियोलॉजी अलग चीज़ है। जब भी कई आइडियोलॉजी के नेता एक साथ मिले हैं तो इतिहास इस बात का गवाह है कि वो अलायंस चले नहीं हैं, चाहे वो जनता पार्टी का हो या जनता दल का हो। सरकार तो बन जाती हैं लेकिन वो टिक नहीं पाती। इसकी वजह ये है कि सेंटर का कुछ भी एजेंडा हो सकता है, प्रदेश का एजेंडा अलग होता है। अब जो आइडियोलॉजी है नीतीश बाबू की, क्या अपनी आइडियोलॉजी को छोड़कर, जब बिहार की आवश्यकताओं को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में अपने आप को मिक्सअप करेंगे, या चंद्रबाबू नायडू जी अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के वहाँ जो उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण, हिंदू मुसलमान सबकी वोट लेते हैं और सबके लिए बात करते हैं, वो हज को रियायत देने की और सब्सिडी देने की और वहाँ सब आरक्षण देने की बात करते हैं, कि क्या वो इस एजेंडे को यहाँ इस सरकार में लागू करा पाएंगे? और अगर नहीं करा पाएंगे तो कितने दिन टिक पाएंगे? ये तो मसला हो गया बैसाखी को का। अब बगैर बैसाखी के ले लो, भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष नेता थे, वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से गायब हो गए। तो क्या उस ह्यूमिलेशन को, उस अपमान को, उस अपने आप को जो उनका निष्कासन हो रहा था, निरासन था, क्या उससे वो अभी भी झेलेंगे? या जो इनके लिए सबसे ज़्यादा खड़ी करने वाली एक तंजीम है RSS, जो उसके बारे में इनकी थिंकिंग है, अभी पिछले दिनों कहा था कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, क्या ये अब भी उस बात को मानेंगे कि इन RSS की आवश्यकता नहीं है? तो ये तो अभी कई मुद्दे हैं, अपोजिशन का नहीं है, अभी तो इनका खुद का अपना भी है कि वो कहाँ तक टिक पाते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में इनकी आइडियोलॉजी, इनके मिजाज से ना मिलने वाले लोग हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है। आप मध्य प्रदेश को ही ले लो, जो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट वोटों से जीते, आप उनको ले लो, और जिसकी वजह से राजस्थान में बड़ा उलटफेर हुआ, वसुंधरा राजे को ले लो। आप सबको लेकर देखो ना। योगी के बारे में भी ये बात करी जाती है कि मतलब वो शाह से नहीं पड़ती उनकी, या फिर उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है योगी, लेकिन वो क्योंकि प्रदेश में बहुत मजबूत हैं इसलिए उनको हटाने के बारे में अभी नहीं सोच सके, या फिर संघ का जो अपना एक फैक्टर है वो भी एक है। तो इस चीज़ को लेकर भी आपको लगता है, क्योंकि आप यूपी की सियासत करते हैं, यहाँ से जो है आप जीत के जाते हैं, असेंबली जाते हैं, उस चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो योगी का भविष्य क्या है? क्या इस जीत हार का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा? 2027 में ये चीज़ें दिखाई देंगी या नहीं दिखाई देंगी? भारत सरकार में जो अब ये NDA की सरकार बनेगी, उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिनको मालाओं में भी नहीं चढ़ने दिया जाता, क्या उनका इतना ही अपमान होता रहेगा? तो तय तो उन्हीं को करना है कि वो उनको सबको साथ लेकर चलते हैं। उनमें योगी जी भी आते हैं, वो सबको साथ लेकर चलते हैं या नकार के चलते हैं, वो RSS के अंडर में चलते हैं या RSS को नेगलेक्ट करके चलते हैं। ये तो उनको तय करना है, और उसी से जो है उनका भविष्य तय होगा, और उसी से भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तय होगा, उसी में यूपी तय होगा, उसी में मध्य प्रदेश, राजस्थान तय होगा। तो अब तो तय उनको करना है कि वो जो उनका रवैया है कि मोदी है तो मुमकिन है, या जो सुपीरियरिटी है, मोदी की गारंटी है, भाजपा की गारंटी नहीं है, क्या वो इस गारंटी से पीछे हटेंगे
या इस सोच से पीछे हटेंगे कि वो हैं तो भाजपा है, वो हैं तो गवर्नमेंट है, क्या उससे वो निकल पाएंगे? और अगर निकल पाएंगे तो सरकार अलग चलेगी, और अगर नहीं निकल पाए तो फिर तो लोग जो नेता हैं, जो समकक्ष नेता हैं, ये अलग बात है कि उनको मौका नहीं मिला, लेकिन बड़े नेता हैं, क्या उनको अभी ये उसी दायरे में रखेंगे, या उतना ही अपमानित करके रखेंगे, या उतना ही अपमान वो झेलेंगे? बहरहाल ये उनकी पार्टी की अपनी अंदरूनी बातें हैं, लेकिन जो वोटर्स के सामने जो चीज़ें आ रही हैं वही परिलक्षित होती हैं वोटिंग में भी। अगर सेंटर की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि ये गठबंधन जो है, जिसमें टीडीपी और नीतीश बाबू ये दोनों सबसे अहम रोल अदा कर रहे हैं, बीजेपी का, या मैं कहूँ कि सिर्फ मोदी जी का या अमित शाह जी का जो एक काम करने का तरीका है, या पिछला जो नतीजे भी सामने आए हैं कि जिस पार्टियों से इन्होंने गठबंधन किया वो पार्टियां तोड़ दी, और ये आपको महाराष्ट्र में भी दिखा और दूसरी जगह भी दिखा जहाँ पे भी पार्टियां टूटी हैं और इनसे लोग आके इन्होंने तोड़ के अपने मिलाए हैं पार्टियों में। लगता है कि कहीं ना कहीं ये खौफ, डर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को अगर है तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू, ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन ये भी तो उसी समकक्ष के नेता हैं जिसके मोदी जी हैं। ये अगर चीफ मिनिस्टर रहे 2-2, 3-3, 4-4 बार तो वो भी रहे। ये अगर सेंटर में रहे तो उन्होंने भी सेंटर की गवर्नमेंट राजनीति करी है, तो कम तो वो भी नहीं है। समकक्ष नेता हैं, क्या वो उनकी आदत में ढलने की कोशिश करेंगे या उनकी आदत जो है उसके अगेंस्ट चलेंगे? ये तो उनको ही तय करना है कि वो क्या तय करते हैं, कि इनके साथ ढल के चलेंगे या इनके खिलाफ चलेंगे। ये तो उनको तय करना है, और यही तय करना जो है वो सरकार के भविष्य को तय करेगा। तो कि सरकार कितने दिन चलेगी। आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग है। नीतीश जी अपनी समाजवादी विचारधारा को नहीं छोड़ सकते, जैसा मैं मानता हूँ, और चंद्रबाबू नायडू जो उनकी स्टेट की आवश्यकता है वो उससे पीछे नहीं हट सकते। और जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, नहीं बल्कि गुजरात का, ये मानो जो गुजरात का एजेंडा है, उस एजेंडे में वो कितने दिन फिट रहेंगे। एक और भी बात है, देखने में यह आया है उत्तर प्रदेश में कि जो काम बड़े हैं, जितने भी बड़े काम हैं, वो मैक्सिमम काम जो है वो गुजरात की फर्म कर रही है। गुजरात लॉबी जो है वो हरी है, बल्कि जो वहाँ की फर्म है, जो वहाँ की रजिस्टर्ड फर्म है, जो संस्थान है, वो तमाम काम को कर रहा है। और उत्तर प्रदेश की जो आवाम करती है वो पेटी डीलर के रूप में काम कर रही है। ठेका किसी पे है, ठेकेदार कौन है, सब ठेकेदार कौन है, और यहाँ लोकल लेवल पर जॉब वर्क कौन कर रहा। तो ये सभ्यता उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये यहीं की नहीं है, ये पूरे आवाम की है। तो क्या बिहार के लोग इस कल्चर को पसंद करेंगे कि वो मजदूरी करते रहें और उनके यहाँ जो इतने काम है वो किसी और बाहर की संस्था, दूसरी संस्था आके कर जाएं? या उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को कब तक सहन करेगी कि हमारे यहाँ के नल लगाने का काम भी जो है गुजरात की संस्था करें, मीटर लगाने का काम भी वो, बिजली के मीटर लगाने का काम भी वो करें, या सड़क बनाने का काम है वो भी वही करें, एंड के सारा काम यहाँ चौपट हो जाए वो सब वही करें। तो ये तो भाई उन्हीं को सोचना है, उन लोगों को, नेताओं को सोचना है कि वो अपने प्रदेश की जनता को किस हाल में रखना चाहते हैं। तो आने वाला समय बतलाएगा। आखिरी सवाल यही है कि जब आप बात करते हैं कि ये देश नफ़रत से नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, तो जब हम हिंदू फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं तो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म की भी बात होती है, या कट्टरपंथ की बात होती है। फंडामेंटलिज्म तो खैर अपने धर्म को मानने वाला एक व्यक्ति हो गया, वो एक अलग चीज़ है, वो उसके लिए पर्सनल तौर पर सही है। लेकिन जब कट्टरपंथ की हम बात करते हैं तो दोनों कट्टरपंथ की बात होनी चाहिए। इसको लेके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता और जो यहाँ का मिजाज है वो जैसा रहा है, उसको लेके इन 10 सालों में जो भी उतार चढ़ाव रहे, अब आने वाला समय क्या कहता है और इसको दोनों पक्षों को किस तरह से लेना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे लीडर हैं हिंदू संगठन में भी और मुस्लिम संगठन में भी, जो कहीं ना कहीं माहौल को गर्म रख के अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसमें आम आवाम जो कि बहुत कम जानकारी रखती है इन चीज़ों की, मुद्दों की, वो कहीं ना कहीं फंसती है और फिर जो है एक फ्रैक्शन समाज में बन जाता है। देखिए, दो चीज़ हैं, शिद्दत के साथ मज़हब को मानना। आप मुसलमान हैं, आपको मज़हब से मोहब्बत होनी चाहिए, मज़हब को शिद्दत से मानना चाहिए। ये आपका ज़ाती मसला है कि आप मज़हब को कितना मानते हैं।
एक है मज़हब में कट्टरता। उस कट्टरता को हिंदुस्तान के अवाम पसंद नहीं करती। यहाँ हम लोग सब एक साथ रहते हैं, वो पूजा करते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ तक बात सीमित है। लेकिन नमाज में पूजा करने वालों का हस्तक्षेप और पूजा में नमाज़ पढ़ने वालों के हस्तक्षेप को यहाँ की जनता आवाम जो पसंद नहीं करती। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, उसी तहजीब को यहाँ पसंद करते हैं। नहीं तो कहाँ 20% और कहाँ 80% रहना दूभर हो जाए। मुट्ठी भर लोग हैं जो नफरती एजेंडे को इधर से और उधर से चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से बात है। सवाल दर सवाल है, सवाल के जवाब में सवाल है। जैसा सवाल करोगे वैसा जवाब आएगा। लेकिन ये सवाल और जवाब करने वाले कब लोग हैं? लोगों को मजहबी तो होना चाहिए। मज़हब नहीं है तो आदमी उद्दंड हो जाएगा। मज़हबी है जो हमको कंट्रोल करता है, चाहे वो हिंदू मज़हब हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सरदार हो, कोई हो। धर्म तो सिखलाता है कि तुम नियमित रहो, संयमित रहो और दूसरों के प्रति उदार रहो। कोई धर्म ये नहीं कहता कि तुम कट्टरता के आधार पर किसी को गाली दो, किसी को बुरा करो, किसी मज़हब को बुरा करो, किसी के बड़ों को बुरा करो, किसी धार्मिक नेताओं को बुरा करो। यहाँ तो सबक सिखा दिया। जो लोग सनातन के खिलाफ बोल रहे थे उनका पता नहीं रहा इसी इलेक्शन में। वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन क्या उनका हश्र हुआ है? देखा नहीं आपने? तो आप देखो ना क्या हुआ। यहाँ तो सारे मज़हबों की इज्जत करने वाले लोग जो वही चलते हैं। अपने मज़हब को फॉलो करो और दूसरे मज़हब को हस्तक्षेप ना करो। दूसरे अपने धार्मिक बुजुर्गों को अगर बुजुर्ग मानते तो दूसरे मज़हब के बुजुर्गों को भी बुजुर्ग मानो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सबको मानना पड़ेगा। और इस मुल्क की मिट्टी में यही है कि वो सबको मानती है।